उनका नमस्कार गौरांग जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। अल्ट्राटेक पर टिप्पणी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से जो भी आंकड़े कल आए अल्ट्राटेक के, वो जो हमारा अनुमान थे उस पर खरे उतरे हैं। खाली जो टिप्पणी थी मैनेजमेंट के तरफ से कि आने वाले समय में सीमेंट की मांग को लेकर के थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो विपरीत है। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सीमेंट की जो मांग है पूरे देश भर में, वो सक्षम रूप से मजबूत भी होगी और आगे बढ़ेगी भी। और इसके कारण तीन मुख्य कारण मैं आपको बता दूं शैल जी। एक तो सरकार के तरफ से भारत निर्माण पे खर्चा, यानी कि नया ढांचा खड़ा करने का, और जो मौजूदा ढांचा है उसको दुरुस्त करने का। दूसरी तरफ निजी कंपनियों की तरफ से केपेक्स पे खर्च, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंजम्पशन सेक्टर माना जाता है, जितनी भी सीमेंट हमारे भारत देश में उत्पादन होती है। दो कारण और थे। लागत खर्च में इजाफा, जिसके कारण थोड़े बहुत शुद्ध मुनाफे में जो आंकड़े आने थे उसमें दबाव देखा, और इस साल जिस तरीके से बारिश हुई थी उसको लेकर के, खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं भारत देश के, वहां पर जो निर्माण कार्य होता है वहां पर गति थोड़ी धीमी थी। इसको लेकर के भी थोड़ी बहुत मांग में हमने सुस्ती देखी थी। लेकिन आने वाले समय में हमें लग रहा है कि मांग बढ़ेगी, और लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछे, अल्ट्राटेक सीमेंट लंबी अवधि के लक्ष्य करीबन 8,500 से लेकर के 9,000 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए अल्ट्राटेक सीमेंट पर, और खरीदारी की राय एज अ डिस्क्लोजर। वो अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपके व्यू से शुरू करिए। लेकिन सही मायने में आज का आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? किस स्टॉक को चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र, एक कंपनी है जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। कल मेरे ख्याल से 736 के आसपास इसका बंद आया था, और जिस तरीके से इस कंपनी का मार्केट शेयर है, उसके साथ साथ सरकार की जो योजना है, चाहे वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हो या फिर नल से जल की बात हो, और जिस तरीके से प्राविधान कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिए और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए बजट में किया जाता है, और ये भी वास्तविकता है वीरेंद्र के, भारत की जो आबादी उसका 70% हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और 140 करोड़ की जनसंख्या को खाने के लिए अनाज भी जरूरत है। ये अच्छा है कि मेघराज का आशीर्वाद है, और हमारे यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़ी खामियां थी। तो प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स 736 पर कल था, उसका लक्ष्य हमने लंबी अवधि के लिए करीबन 880 से 900 का निर्धारित किया है, और मैं मानता हूं कि नतीजों के आधार पर अगर आंकड़े खरे उतरे या हमारे उम्मीद से बेहतर हुए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, तो क्या होगा वीरेंद्र, ये सभी चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो इस कमजोरी में भी थोड़े बहुत मजबूत चल रहे हैं, और उस तर्क के आधार पर ऑटो क्षेत्र में से हमने टाटा मोटर को पसंद किया है। दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं मध्यम और लंबी अवधि के नजरिए से। पहला होगा मध्यम अवधि के लिए 545 से लेकर के 550 तक का टाटा मोटर पर, और लंबी अवधि के लिए अगर आप हमें पूछे तो लक्ष्य निर्धारित किया है करीबन 580 से 620 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि ये जो आंकड़े आएंगे नतीजों के, वो काफी दिलचस्प होंगे टाटा मोटर के। चलिए, तो टाटा मोटर पर आईसीआईसीआई गिरते हुए दिखते हैं इस परेशानी में, और ज़्यादातर दिन के लोज से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखती है इन दो कॉर्पोरेट बैंक्स में, जहां पर कि एक ज़बरदस्त बैलेंस शीट और पीएनएल री रेटिंग हो रही है। धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। शैल जी, ये जो तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज होना था, यानी कि तीसरी तिमाही के नतीजे आने के लिए कुछ दिन बाकी थे, तब आपके साथ सीएनबीसी आवाज पर और सहयोगी चैनल पर क्षेत्र के आधार पर मुझे पूछा गया था कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जो मुझे पसंद आता है नतीजों के आधार पर, तो मैंने जिक्र किया था वित्तीय क्षेत्र, यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसीज का।
और मैंने ये भी बताया था कि निजी क्षेत्र की बैंक पिछले कई सालों से आगे बढ़त ले रहे हैं, इसके मुकाबले अगर आप सरकारी बैंक को देखें तो ये जो नतीजे आ रहे हैं ये परिणाम है जो सोच और समझ हमारी पहले से थी। और ये जो लक्ष्य 1000 रुपए के आसपास अभी आ रहा है, मेरे ख्याल से हमने तो दूसरी तिमाही के नतीजे जब आए थे तभी 1050 का लक्ष्य एक्सिस बैंक पर किया था, करीबन 850-900 का लक्ष्य हमने आईसीआईसीआई बैंक पर किया था, 1850 से 2000 का लक्ष्य हमने एचडीएफसी बैंक पर निर्धारित किया। और ये मात्र शुरुआत है शैल जी। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से परिस्थिति में सुधार हो रहा है, ग्रॉस नेट एनपीए का लगातार नीचे की तरफ आना, प्रोविजनिंग्स का आंकड़ा नीचे की तरफ आना, कासा रेशियो सक्षम रूप से बढ़ना और उसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स में इजाफा, तो ये सब समीकरण अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वित्तीय क्षेत्र को या फिर बैंकिंग या एनबीएफसीज को नजरअंदाज करना चाहिए जहां तक आपका पोर्टफोलियो का निवेश का सवाल है। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आप निजी क्षेत्र बैंक्स को ज्यादा अहमियत दें और चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंक, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सोच समझ हमारी पहले थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। चलिए अभी काम कर बजट पिक। वित्तीय क्षेत्र का जिक्र किया था शुरुआत में और वही क्षेत्र हमारे ध्यान में है। और एक्सिस बैंक के अलावा और बाकी अन्य निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक के अलावा जो सरकारी बैंक का मैंने जिक्र किया था, तो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कल मेरे ख्याल से 490-500 के आसपास बीच में बंद आया था। तो यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफ़ी सीमित लगते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट में वित्त मंत्री जी सरकारी बैंकों के लिए तो कुछ घोषणा करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा जो हम तवज्जो दे रहे हैं या अहमियत दे रहे हैं वीरेंद्र, वो नतीजों के आधार पर है। लक्ष्य होगा 580 का, ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर